पाठ क्रमांक 8 गांव, शहर और व्यापार। चैप्टर नंबर 8 विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। लोहे के औजार और खेती। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई लिए हलों के फाल शामिल है। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These included axes for clearing forests and the iron plowshare. The plowshare was useful for increasing agricultural production. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। Other steps to increase production, irrigation. While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks, and artificial lakes. सिंचाई निर्माण के चरण। 1. राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। 2. वे किसानों से कर लेते हैं। 3. कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। 4. यह सिंचाई से ही संभव था। 5. राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। 6. लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। 7. कृषि उत्पादन बढ़ा। 8. राजस्व भी बढ़ा। 9. किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। The stages in the construction of irrigation. 1. Kings need money for armies, palaces, forts. 2. They demand taxes from farmers. 3. Farmers have to increase production to pay taxes. 4. This is possible with irrigation. 5. Kings provide money and plan irrigation works. 6. Labor is provided by the people. 7. Production increases. 8. So does revenue. 9. Farmers also benefit because crop production is more certain. गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार,
कुम्हार, बढ़ी तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। Who live in the villages? There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. In the Tamil region, large landowners were known as Vellalar, ordinary ploughmen were known as Ujvar, and landless labourers, including slaves, were known as Kadesiar and Adimai. In the northern part of the country, the village headman was known as the Grama Bhojka. Usually, men from the same family held the position for generations. In other words, the post was hereditary. The Grama Bhojka was often the largest landowner. Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge, and sometimes as a policeman. Apart from the Grama Bhojka, there were other independent farmers, known as Grihapatis, most of whom were smaller landowners. And then there were men and women such as the Dasa Karmakara, who did not own land, and had to earn a living working on the fields owned by others. In most villages there were also some craftspersons such as the blacksmith, potter, कारपेंटर एंड वीवर। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। The earliest Tamil compositions. Some of the earliest works in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies, known as Sangams, of poets that were held in the city of Madurai. The Tamil terms mentioned above are found in Sangam literature. सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ये चांदी या तांबे के सिक्के आयताकार और कभी-कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। Coins. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins which were in use for about 500 years. These silver or copper coins were generally rectangular or sometimes square or round in shape, either cut out of metal sheets or made out of flattened metal globules, a small spherical body. The coins were not inscribed, but were stamped with symbols using dies or punches. विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। Other means of exchange. Read this short poem from the Sangam collection. नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। Cities with many functions. Very often, a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of Mathura. Mathura has been an important settlement for more than 2,500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east and from north to south. There were fortifications around the city, and several shrines. Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushanas, about whom you would read. Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jaina shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions, recording gifts made by men, and sometimes women, to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, officers, merchants, and craftspersons who lived in the city. Inscriptions from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers, perfumers. शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। Crafts and craftspersons. We also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery, known as the Northern Black Polished Ware, NBPW. It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. The manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. Many craftspersons and merchants now formed associations known as Shrenis. These Shrenis of craftspersons provided training, procured raw material, and distributed the finished product. Then Shrenis of merchants organized the trade. Shrenis also served as banks, where rich men and women deposited money. This was invested, and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW। ये एक कठोर, चाक निर्मित, धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी।
इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBPW). NBPW is a hard, wheel-made, metallic-looking ware with a shiny black surface. The potter used to expose the earthenware to very high temperature in his kiln, which resulted in the blackening of its outer surface. A fine black slip was also applied on this, which gave the pottery a mirror-like shine. सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर-उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। Rules for spinning and weaving. These rules are from the Arthashastra. They describe how spinning and weaving could be done in workshops under the supervision of a special official. Widows, young women who are differently abled, nuns, mothers of courtesans, retired women servants of the king, women who have retired from service in temples, may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. They should be paid according to the quality and quantity of work. Women who are not permitted to leave their homes can send maidservants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him. Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their wages. There should be enough light to examine the work. In case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work, he should be punished. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine, and her thumbs can be cut off. सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु, पुदुचेरी में लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। A closer look, Arikamedu. Arikamedu, in Puducherry, between 2200 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands. A massive brick structure, which may have been a warehouse, was found at the site.
Other finds include pottery from the Mediterranean region, such as amphorae, tall double-handled jars that contained liquids such as wine or oil. Stamped red-glazed pottery, known as Aretine ware, which was named after a city in Italy. This was made by pressing wet clay into a stamped mold. There was yet another kind of pottery which was made locally, though Roman designs were used. Roman lamps, glassware and gems have also been found at the site. Small tanks have been found that were probably dyeing vats, used to dye cloth. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass. अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर तमिल भाषा के ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। Inscribed clay ware. Several pieces of pottery have inscriptions in Brahmi, which was used to write Tamil. एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम, की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। An account by a Greek sailor. The story of Buryagaza, the Greek name for Baruch. The gulf is very narrow at Buryagaza, and very hard to navigate for those coming from the sea. Ships had to be stayed in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. The imports into Buryagaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. Exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. व्यापार और व्यापारी। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। ट्रेड एंड ट्रेडर्स। द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, दिस फाइन पॉटरी, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. South India was famous for gold, spices, especially pepper, and precious stones. Pepper was particularly valued in the Roman Empire, so much so that it was known as black gold. Traders carried many of these goods to Rome in ships, across the sea, and by land in caravans.
There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. Traders explored several sea routes. Some of these followed the coasts. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they chose to sail with the southwest monsoon. And sturdy ships had to be built for these long journeys. व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित कुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। A poem about trade. We can find evidence of trade in the Sangam poems. Here is one which describes the goods brought into Fuhar, an important port on the east coast. समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन कुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। New kingdoms along the coasts. The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline, and with hills, plateaus, and river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coasts became rich and powerful. Sangam poems mention the Movendar. This is a Tamil word meaning 3 chiefs. Used for the heads of 3 ruling families, the Cholas, Cheras, and Pandyas who became powerful in South India around 2300 years ago. Each of the 3 chiefs had 2 centers of power, one inland and one on the coast. Of these 6 cities, 2 were very important, Fuhar or Kaveripattinam, the port of the Cholas, and Madurai, the capital of the Pandyas. The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas.
They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their family, soldiers, and poets. Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots, and fine cloth. Around 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in western India. The most important ruler of the Satavahanas was Gautamiputra Sri Shatkarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, Gautami Balashri. He and other Satavahana rulers were known as Lords of the Dakshin Patha, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coasts. रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। सिल्क राउट एंड द कुशानास। Some kings tried to control large portions of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. Taxila was also included in their kingdom. During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards to the Roman Empire. कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पत्तन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। श्वेन-त्सांग की भारत या सात्रा अप्पार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। Some important dates. Beginning of the use of iron in the subcontinent, about 3000 years ago. Increase in the use of iron, cities, punch-marked coins, about 2500 years ago. Beginning of the composition of Sangam literature, about 2300 years ago. Settlement of port in Arikamedu, between 2200 and 1900 years ago. Discovery of silk making, about 7000 years ago. The Cholas, Cheras and Pandyas, about 2300 years ago. Growing demand for silk in the Roman Empire, about 2000 years ago. Kanishka, the Kushna ruler, about 1900 years ago.
Fa Xian comes to India about 1600 years ago. Xuan Zan comes to India. Appar composes devotional poems in praise of Shiva about 1400 years ago. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।